Actually, so let me admit all first. इसकी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है. Let me share the content. Recording bar. अच्छा जी, ठीक हो गया. तो मैंने आपको अभी जो दूसरी चीज बताई कि सिमिलर वर्ड्स का ख्याल करना है. अच्छा, अगेन ये एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल बड़ा इंपॉर्टेंट है. ग्रामरली इसके लिए आपको असिस्ट करेगा. अगेन वो मसला भी रिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि ये कुछ मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि ग्रामरली को यूज़ नहीं करते, उनके लिए लिखी हुई हैं. उनके लिए सिर्फ हाईलाइट करने का पर्पज़ है कि आर्टिकल्स का इस्तेमाल जो होता है आ एंड दा का, उसका ख्याल करना होता है. बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिल्कुल इंप्रेशन चेंज कर देता है आपके बारे में अगर आप इसको ठीक तरीके से फॉलो ना करें. अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था कि ये यू वी नेवर यूज पास्ट और फ्यूचर टेंस. वी ऑलवेज राइट इन दी प्रेजेंट टेंस. पैसिव वॉइस प्रेजेंट टेंस. तो प्रेजेंट में परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज हो जाएगा. तो आप लेकिन यूज प्रेजेंट में करेंगे. वजह क्या है? एक पेपर है आपने पढ़ा है जो कि 1970 में लिखा गया था, तो आप लिखते हैं जी दी ऑथर स्टेटेड इन 1917. तो ये ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि वो पेपर आप तो आज ही पढ़ रहे हैं ना, तो आप कहेंगे दी ऑथर स्टेट इन दिस पेपर. ऑथर्स अगर है तो स्टेट. तो आपने तो आज पढ़ के कहा जी कि ऑथर ये कहते हैं इस पेपर में. तो ये फ्लो में ठीक बात है. तो हमेशा यूज दी प्रेजेंट टेंस इन दी टेक्निकल इंग्लिश लैंग्वेज. सोर्सेस, जब आप, मैंने कहा ना फैक्ट्स फिगर्स देंगे तो लाजमी साइट करनी है सोर्सेस, कोई चीज मिस ना हो जाए. आर्टिकल्स का इस्तेमाल पे मैं बात कर चुका हूँ. हाइफेनेशन, बाज वर्ड्स होते हैं कंपाउंड वर्ड्स होते हैं. अगेन ग्रामरली इसमें आपको असिस्ट करता है कि एक वर्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, ऑब्जेक्ट और ओरिएंटेड के दरमियान में हाइफन डलता है. तो ये वर्ड्स का ख्याल करना होता है. गोरा इस पे बड़ा टची होता है इन चीजों के ऊपर. ये मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल, आर्टिकल्स का यूज, हाइफनेट वर्ड्स का यूज, इसको देख के पेपर रिजेक्ट हो जाते हैं. गोरा कहता है इसको लिखना ही नहीं आता. ये बिल्कुल इस तरह जैसे उर्दू में किसी ने लिखा हो, आप पढ़े एक जुमला, किसी ने लिखा है जी पानी बहता है, और एक ने लिख दिया पानी बहती है. तो आपका इंप्रेशन क्या होगा उर्दू में? आप उर्दू में है, उर्दू आप उर्दू के जुबान बोलने वाले ना, तो आप ये, बेशक उसने ठीक भी आगे सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि उसने ये चीज लिख दी कि पानी बहती है, तो आप कहेंगे उसको तो उर्दू ही नहीं आती. वो नहीं देखेगा ना. देखें, जहां से भी होता है, उसने अगर उर्दू तोड़नी शुरू कर दी है तो ये चीज, इतना टाइम नहीं होता रिव्यूअर्स के पास, वो इन्हीं चीजों के ऊपर आपके काम को रिजेक्ट कर देते. मैं सिर्फ रिलेट करना चाह रहा हूँ कि आपको ये शायद लग रहा होगा बड़े यार बड़ी सिंपल सी चीज है, बट ये बड़े टची फिनोमेना हैं फॉर एन इंग्लिश स्पीकर. तो टेक केयर ऑफ इनका ख्याल करना है. तो ग्रामरली का इस्तेमाल ग्रेशियसली करें, और जो आपके टूल्स हैं उनका इस्तेमाल ग्रेशियसली करें, ताकि आपकी अंग्रेजी फॉर्मल इंग्लिश जो है वो ठीक हो. अब वो इंग्लिश लिखने के अंदर क्या चीजें आनी है वो मैं आपको साथ साथ बताता भी जा रहा हूँ. ओके, बाकी अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पैराग्राफ जब आप लिखते हैं पेज के ऊपर, एक पेज के ऊपर नॉट मोर देन 3 पैराग्राफ्स. एक सिंगल पेज पे बाज लोग क्या करते हैं, पूरे पेज पे कोई पैराग्राफिंग ही नहीं होती, पूरा पेज लाइन से लिखे जा रहे. रॉन्ग. कुछ लोग होते हैं 2-2 लाइनों के पैराग्राफ बनाना शुरू कर देते हैं. दो दो दो, पता चले एक पेज पे 12 पैराग्राफ. गलत. तो ना पैराग्राफिंग कम होनी चाहिए, ना ही पैराग्राफिंग बहुत ज्यादा होनी चाहिए. एवरेज नंबर क्या है? 3 पैराग्राफ्स पर पेज होने चाहिए. 4 पे जा सकते हैं, 3 to 4 पैराग्राफ्स. और रीजन क्या होती है पैराग्राफिंग की? आप ट्रांजिशन करते हैं, आपने एक बात पूरी की, अगली बात पे आए, आइडिया पूरा हो गया, अगली बात पे गए, फिर तीसरी बात पे गए. ये नहीं कि आप ट्रांजिशन वो नजर आनी चाहिए ना कि आपने बात पूरी की नहीं और आपने अब अगली बात उसी को कंटिन्यू करा दिया अगले पैराग्राफ में भी. तो ये थोड़ी चीजें आपने देखनी है. अच्छा, एक और आखिरी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है, आपने अपने रेफरेंस सेक्शन देखे होंगे रिसर्च पेपर्स के, आखिर में 40 रेफरेंस दिए होते हैं, किसी ने 20 दिए होते हैं,
किसी ने 35 दिए होते हैं, आपने भी दिए होंगे, आप भी देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपने 40 रेफरेंस एंड पे दिए हुए हैं और इन टेक्स्ट जाके देखा जाए तो 20 है सिर्फ, या इन टेक्स्ट देखें तो 40 है, एंड पे दिए हुए हैं 20। ये मिसमैचिंग। हाँ, बिब्लियोग्राफिक एंड इन टेक्स्ट दोनों में मैचिंग होनी चाहिए। अगर इन टेक्स्ट 20 है, बिब्लियोग्राफिक भी 20 होने चाहिए। जी जी, ऐसे ही है, लेकिन ऐसे ऐसे भाषा लोग भी होते हैं ना, क्योंकि वो छापे लगा रहे होते हैं कि वो उधर कुछ और लिख रहे होते हैं, उधर कुछ और लिख रहे होते हैं। ठीक है। हाँ जी, उमर फारूक साहब हाथ खड़ा कर रहे हैं। चालीस में से शायद 5 पेपर्स का हमने अंदर इस्तेमाल ना किया, चारों को इस्तेमाल करना। इस्तेमाल से क्या मुराद है आपकी? पहले दिन मैंने वही तो अभी जवाब दिया कि इन टेक्स्ट रेफरेंस दिया है तो बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस होगा। अगर इन टेक्स्ट रेफरेंस नहीं दिया है तो बिब्लियोग्राफी नहीं होगी। तो भाई वो उसी का तो रेफरेंस दे रहे हो, अदरवाइज क्या जरूरत है वहां देने की? अकल का तकाजा यही नहीं है कि आप दोनों मैच। जी, कोई सवाल कर रहे हैं आप? जी सर, इसमें एक क्वेश्चन ये था कि ये वाली बात वैसे मैंने भी सर ऑब्जर्व की थी कि 20 एक अंदर दिए होते हैं और 40-45 दिए होते हैं बिब्लियोग्राफी में, वो तो क्लियर होगी। दूसरी बात सर ये पूछना चाह रही थे कि अगर 2024 में हम थीसिस लिख रहे हैं तो कितना पिछला रेफरेंस, कितना साल पुराना रेफरेंस तक हम रेफर कर सकते हैं? फॉर सर, एग्जाम्पल मेरे पास जो मैं, जी जी सर प्लीज। कोई लिमिटेशन नहीं है। मैंने आपको सर, एक चीज बताई थी, अगर वो आप मिस कर गए, वो ये थी कि जनरली स्पीकिंग आपके जो टोटल रेफरेंसेस हैं उनमें 20% रेफरेंस प्रीवियस 2 साल के होने चाहिए। जी जी सर, यानी बिल्कुल आप आपने कहा। 2024 में काम कर रहे हैं और आप 20 रेफरेंस दे रहे हैं, तो आपके 4 रेफरेंस जो है वो 23 और 24 के होने चाहिए। बाकी 16 अच्छा बिल्कुल। रेफरेंस आप पिछले किसी भी साल के दे सकते हैं, पिछले 100 साल के दे सकते हैं। राइट सर, समझ आ गई। और कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है जी? अच्छा चलें, ठीक हो गया। तो मैंने ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स आपको बताई हैं। इसके अलावा कुछ और मिस्टेक्स पे भी मैं बात करता हूँ, वो क्या है, लेट मी शेयर दैट। अच्छा, दिस इज रिलेटेड टू ग्राफिक्स। विजिबल है जी ये आपको? ऑनलाइन विजिबल है? जी सर, विजिबल। अच्छा देखिए, ग्राफिक्स की मैंने बात की थी कि दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रेजेंट योर रिजल्ट्स, और हमने कहा कि जी टेबल्स और ग्राफ्स होने चाहिए लाजमी आपके रिजल्ट सेक्शन के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये है कि हर फिगर का कैप्शन होना चाहिए, हर टेबल का टाइटल होना चाहिए। मैंने बहुत गलतियां ऐसी देखी, टेबल दे दिया, कोई उसका टाइटल नहीं दिया हुआ, ये टेबल है किस बारे में। फिगर डाल दी, कुछ पता नहीं कि फिगर का नंबर क्या है, फिगर का कैप्शन क्या है। तो जब भी आपने टेबल देना है, टेबल का टाइटल होना चाहिए। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बाज़ औक़ात एक मैच पड़ जाता है कि टेबल भी है और फिगर भी है, एक ही तरह की इंफॉर्मेशन है। ठीक है। या ये कि टेबल ना बताऊं, टेक्स्ट में भी बता सकता हूं। तो ये डिसीजन आपने लेना है कि अगर तो एक 2 लाइनों में एक टेबल एक्सप्लेन हो रहा है तो टेबल ना दें, आप टेक्स्ट में लिख दें। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके पास एक टेबल भी ऑप्शन है और एक ऑप्शन है कि आप जनाब उसका फिगर बना दें, ठीक है, तो उस केस में किसको प्रेफरेंस दी जाए? यहाँ क्या लिखा हुआ है उमर साहब, पढ़े? दोनों ग्राफिक्स हैं, टेबल और ग्राफ दोनों ग्राफिक्स हैं। दोनों में मैच पड़ गया कि एक इंफॉर्मेशन आप एक टेबल में भी दे सकते हैं और आप उसका ग्राफ भी बना सकते हैं। तो किस ऑप्शन को सेलेक्ट करूं, मैं ये सवाल कर। उधर क्या लिखा हुआ? उधर क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, जवाब लिखा हुआ है सामने। टेबल इज ऑलवेज मोर डायरेक्ट एंड क्लियर। याद रखें, फिगर के अंदर इंटरप्रिटेशन करना मुश्किल होता है। सर मैं आपकी लॉजिक नहीं सुनूंगा, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, ऐसे ही होता है, आप मेरी बात मान लें। मैं आपकी बात नहीं मानता हूँ, ठीक मानता हूँ सर। वहाँ पे जॉब हुई थी हमारी, तो हमें ये बताया गया था कि
ग्राफ की जो एनालिसिस है वो बहुत इजी होती है टेक्निकल बेस पे। हमें ये बताया गया कि ग्राफ सर आई डोंट नो वो कौन था ट्रेनर आपका, देखिए हर बंदे का अपने डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्किंग होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस पे आपको बात कर रहा हूँ, और ये मेरा भी एक्सपीरियंस नहीं है, कि एल्सेवियर का एक्सपीरियंस है। एल्सेवियर का पिछले 500 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। वो ये कह रहे हैं, हवाई हवाई वालों को भी काइंडली बता दीजिएगा जाके कि भाई टेबल इज ऑलवेज मोर डायरेक्ट। टेबल पे डायरेक्ट वैल्यू जो हमारे पास है ग्राफ में टेबल इज ऑलवेज डायरेक्ट, की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन फौरन दे रहा होता है आपको, इसलिए टेबल्स आर प्रेफर्ड ओवर ग्राफ्स। मुझे एग्जांपल सर मैच की एक बात की सर आप इंटेलिजेंटली जवाब आपको मैंने दे दिया है। अब आप, मैं इस पे बहस में नहीं जाऊंगा, टाइम नहीं है हमारे पास। बस मैं आपको जवाब दे रहा था, वो जवाब यही है कि जी ग्राफिक्स में अगर मैच पड़ेगा तो टेबल्स पे जाना चाहिए। आप समझते हैं कि आपको फिगर ज्यादा अच्छी दे रही है, मैं आपको रोकूंगा नहीं, आप करें। मैं आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपकी चॉइस है। नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम राइटिंग योर थीसिस, यू कैन डू इट एनीवे। आप दोनों बना सकते हैं, मैं आपको थोड़ी मना करूंगा। आप जो करना चाहते हैं, जैसे करना चाहते हैं कहीं, मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं आपको प्रेफर्ड ऑप्शन दे दूं कि ये बेहतर तरीका है। नाउ डिसीजन इज विद यू। अच्छा, एक ये चीज हो गई। दूसरी कि जब हम फिगर्स बनाते हैं तो आप फिगर्स के अंदर आप जो है ना कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो एक ये है कि जी आपने अपने पहली बात है कि कभी भी कलर ग्राफिक्स नहीं होनी चाहिए, ये कलर नहीं होने चाहिए। रीजन बीइंग कि लोग जब आपके काम को पढ़ते हैं तो स्क्रीन पे नहीं पढ़ते हैं, प्रिंट लेके पढ़ते हैं, ठीक है। तो कोई भी कलर प्रिंटर से प्रिंट आउट नहीं लेगा, तो जो आपने वहाँ डिस्क्रिप्शन दी हुई है वो उसको कुछ समझ नहीं आएगी जब वो पैटर्न जोन। हाँ, तो ये पैटर्न है ना, टेम्पलेट, ये आपके लेजेंड्स हैं, लेजेंड्स में आप करें, कलर्स को अवॉइड करें। अच्छा, अब ये पुअर ग्राफिक्स है, क्यों है जी? लेजेंड भी नहीं डिफाइन, बहुत सारा डाटा है, कोई ट्रेंड लाइन नहीं इस ग्राफ के अंदर। नहीं, वो प्रॉपरली नहीं है ना, समझ नहीं आ रही क्या है ये, डिटेल कोई नहीं है, शॉर्टकट्स मारे हुए, ठीक है। अच्छा, बेहतर तरीका क्या है कि आप, नाउ इट इज लिटिल बेटर, डाटा स्टिल ज्यादा है, ट्रेंड लाइन कोई नहीं है, थोड़ा सा आपने ज्यादा बेहतर लेजेंड्स को डिफाइन कर दिया। बट दी बेटर वे इज कि आप ब्रेक कर लें अपने डाटा को, मेक मोर ग्राफिक्स, एक फिगर की जगह दो फिगर्स कर लें, लेजेंड्स को अच्छा डिफाइन कर लें, डाटा को बेहतर ऑर्गेनाइज कर लें, और ट्रेंड लाइंस लाजमी बनाएं। नाउ दिस इज दी बेटर फॉर्म ऑफ शोइंग दी ग्राफिक्स, ठीक है। तो हमने टेबल की बात की, ग्राफ्स की बात की, ग्राफ्स के अंदर क्या होना चाहिए उसकी बात करते हैं, आगे आते हैं। स्टैटिस्टिक्स या मैथ्स, जब आप मैथ लिखते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, मैथमेटिक्स डिफाइन करते हैं, तो ऑलवेज मैथमेटिक्स जो है वो इक्वेशन एडिटर में होना चाहिए। ओवरलीफ हमने पढ़ा, ओवरलीफ में भी मैथमेटिक्स का एक टूल है। आप वर्ड में जाते हैं, वर्ड में भी इक्वेशन एडिटर का एक टूल है। तो हमेशा स्टैटिस्टिक्स को, सिंबल्स को हमेशा टाइप करने की जगह, यानी सिंपल टेक्स्ट लिखने की जगह, यू ऑलवेज गो फॉर दी, फॉर व्हाट, फॉर दैट टूल, तब उसमें एक प्रोफेशनल लुक आती है। अच्छा, प्रेजेंटेशन के अंदर भी अगर आप मैथमेटिक्स की कोई चीज लाना चाह रहे हैं तो टूल को यूज करें, ठीक है। ये गलत है कि जिस तरह से मैंने ये टाइप किया हुआ है, दिस इज रॉन्ग, आई शुड यूज दी टूल। तो प्रोफेशनल लुक इज ऑलवेज विद दी appropriate tool which you use। अच्छा, ये बात मैं पहले भी कर चुका हूं कि जब आप लिखते हैं तो तीन चीजों का ख्याल करना है, इसको हम 3C प्रिंसिपल भी कहते हैं, क्लैरिटी, कंसाइसनेस, करेक्टनेस। जब बात करें, साफ बात करें, क्लियर हो, कंफ्यूजन ना हो, शॉर्ट बात करें, अगर एक बात 2 लाइनों में हो सकती है तो 2 पेज ना लिखें, और बात ठीक हो, गलत बयानी नहीं होनी चाहिए। तीन चीजों का ख्याल करें लिखते हुए। अवॉइड क्या करना है? रेपिटिशन नहीं होनी चाहिए, एग्जेजरेशन, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जेजरेशन? चीजों को ऐसा बड़ा बड़ा के बयान करना कि यार ये पता नहीं इसने क्या कर दिया। हम्बलनेस के साथ लिखना होता है, आई यूज वर्ड हम्बलनेस, यूज विद हम्बल सेंटेंसेस। तो एग्जेजरेशन नहीं होनी चाहिए। एम्बिग्विटी क्लैरिटी का ऑपोजिट है, कि आप जलेबी बनाना शुरू कर दें, एक्चुअल बात पे आई ना, कभी आप राइट जंप मारे, कभी लेफ्ट जंप मारे, जो एक्चुअल सीधा रास्ता है वो अवॉइड करें, ठीक है उमर फारूक साहब। एंड फोर्थ विच हैज टू बी अवॉइडेड, व्हाट इज रिडंडेंसी। ये क्या चीज होती है जी? ऐसी चीजें बयान करें, हाँ, ऐसी चीज लिखना कि जिसकी जरूरत ही नहीं है।
भाई देखिए, आपने बात करनी थी महर हयात के बारे में और आप बात शुरू कर दें साइमा के बारे में। ऑल्दो वो बात रिपीट तो नहीं हो रही, नई बात ही है, बट रिडंडेंट है क्योंकि बात आपके बारे में होनी चाहिए थी, टॉपिक आप थे। तो जब माहौल में ऐसी चीज आ जाए जिसका ताल्लुक उस चीज से ना हो, उसको हम कहते हैं रिडंडेंट है ये। ना तो पॉजिटिव जा रहे हैं ना नेगेटिव साइड जा रहे हैं, दोनों कंसेप्ट पर साथ साथ बात कर रहे मैं उसको और थोड़ा रिफाइन कर रहा हूँ कि उन दो में से असल टॉपिक आपका एक टॉपिक था जिसको आपको करना चाहिए था, दूसरे को ऐसे ही आप साफ डिफाइन करना शुरू कर दें। भाई बात हो रही है जुलेखा की और आप यूसुफ के बारे में बात शुरू कर दें, जरूरत नहीं है। जिसकी बारे में टॉपिक है उसको फोकस करके उसी के बारे में बात की जाए, राइट लेफ्ट की चीजों को बीच में ना लाया जाए। तो इसको हम कहते हैं अवॉइडिंग रिडंडेंसी। ठीक है। अच्छा, इनकी डिटेल इन स्लाइड्स के ऊपर है, आप पढ़ना चाहें पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको शॉर्ट सा बता दिया कि व्हाट डू वी मीन बाय 3C प्रिंसिपल, व्हाट डू वी ट्राई टू अवॉइड इन राइटिंग। तो क्या चीज लिखने में आनी चाहिए, क्या चीज अवॉइड करनी है, उस पर हमने बात कर ली है। अच्छा, लैंग्वेज एडिटिंग सर्विस की मैंने बात की थी, तो ये एक पूरी लिस्ट यहाँ पे मैंने एक एल्सवेयर का एक वेब पेज रेफर किया है। ये $8 पर पेज चार्ज करते हैं आपसे, और ये सर्विसेज हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं फॉर लैंग्वेज एडिटिंग के परस्पेक्टिव से। ऑल दो आप चीजें आसान हो गई हैं, ग्रामरली आ गया है, एआई टूल्स आ गए हैं, तो आप उनको भी इफेक्टिवली यूज करें, बट प्लेजरिज्म को अवॉइड करना लाजमी है, ये ध्यान में रखें। तो इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, करना चाहिए, ये अलाउड है। हाँ, ये गलत है कि आप किसी को कहें यार कि मेरा पूरा थीसिस तू लिख दे, ये नहीं अलाउड। पॉसिबल यार आप इसी दुनिया में रहते, नहीं इसमें रिसर्च की जरूरत ही नहीं है। ये तो ये पूरा ये एक इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री है। आप थीसिस किसी और से करा सकते हैं, ऐसे लोग हैं, आपका थीसिस पूरा कर देंगे। हाँ, आप आपने जो अपने फाइनल ये प्रोजेक्ट जो स्टूडेंट्स करते हैं वो आपने खुद किया था, अच्छी बात है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ना कभी आज तक अपना प्रोजेक्ट खुद नहीं किया, वो जाते हैं कॉलेज रोड वहां से बनवा के ले आते हैं। बहरहाल चलें क्लोज करते हैं। काम आपने खुद करना होता है, मैं आपको ठीक रास्ता बताता हूँ, और आप उसको पॉलिश करवा सकते हैं, पॉलिशिंग इज ओके, बट बेसिक काम आपने खुद करना है। बट ऑल टुगेदर सारा काम किसी से करवाना है तो वो उसमें इश्यूज आ पकड़े जाता है बंदा। ठीक है, आप उससे स्मार्ट नहीं जो जहाँ खड़ा हुआ आपको एवेलुएट कर रहा है, वो अगर आपने काम खुद नहीं किया पकड़ लेगा। लेकिन ये कि देर आर पीपल, देर आर ग्रुप्स, देर आर इंडस्ट्रीज विच आर डूइंग दिस, अवॉइड देम। अच्छा जी, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज, एब्रीविएशंस, बड़ी कॉमन मिस्टेक है ये। एब्रीविएशंस हमेशा उस वक्त यूज की जाती हैं जब आपके एक वर्ड ने या एक सेंटेंस या एक सेट ऑफ वर्ड्स ने कम से कम 5 दफा आना हो, मिनिमम 3 टाइम्स। अगर उसने आपके डॉक्यूमेंट में रिपीट होना है मिनिमम 3 टाइम्स, हम इसको 5 जगह 3 कर लेते हैं, 3 टाइम्स रिपीट होना है तो उसको आप एब्रीवेट करें, अदरवाइज एब्रीवेट ना करें। ठीक है, एक ही दफा आया आपने उसको एब्रीवेट कर दिया, भाई कोई तुक तो होना पीछे। तो always use abbreviation if you think that this set of word will be used at least thrice. नंबर 1। नंबर 2, ये जो हमेशा फर्स्ट कैपिटल होता है ना, ये गलत है। फर्स्ट कैपिटल इज नॉट द राइट वे ऑफ एब्रीविएशन। राइट, ये यूपीएस आप एब्रीविएशन कैपिटल में या स्मॉल दोनों में यूज कर सकते हैं, लेकिन वर्ड जो सेट ऑफ वर्ड्स है उसमें फर्स्ट कैपिटल करने की कोई लॉजिक नहीं है। अगर वो वाला प्रोनाउन है जो कि हम जिसे कहते हैं ना स्पेसिफिक प्रोनाउंस होते हैं, नाम है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, उसको आप कर सकते हैं, लेकिन एक कॉमन से सेट ऑफ वर्ड्स हैं उनमें फर्स्ट कैपिटल करना की जरूरत नहीं है। एब्रीविएशन कुछ भी हो सकती, वर्ड पहले लिखे जाते हैं, एब्रीविएशन बाद में की जाती है, यानी उसके आगे ब्रैकेट में लिखी जाती है, ये नहीं कि पहले एब्रीवेट कर दें वर्ड बाद में लिखें, ये गलत तरीका है। ठीक है, तो ये कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है विद रिलेटेड टू एब्रीविएशंस, बड़ी कॉमन मिस्टेक है, इसको चेक रखना है। अच्छा, मेरे ख्याल में अभी हम ब्रेक करते हैं, इतना अभी तक के लिए ये स्टफ काफ़ी है, और ब्रेक के बाद हम देखते हैं थीसिस डिफेंस। थीसिस डिफेंस के बाद अगर हमें टाइम मिला तो हम कुछ चीज़ें और कवर करेंगे, नहीं तो हम इन चीज़ों को अगली क्लास में कवर करें। ठीक है, सो आई स्टॉप हेयर। किसी का कोई सवाल है तो वो मुझे अभी तक के कंटेंट में पूछ सकता है। जो वो होगा हमारा
डिफेंस होगा उसको भी मैं कोशिश करूंगा कि इसी जूम सेशन पे हम चलाएं, ताकि वो भी जो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स हैं वो उनकी बातें सुन सकें जिस हद तक उनको समझ आती है। कोई सवाल जी? आपसे मैं मैडम पूछता हूँ, पहले ऑनलाइन से पूछ लें ताकि इनको हम फिर साइन ऑफ कर दें अगर कोई सवाल नहीं है जी। जी मुनीब, आयजा, सिदरा, काशिफ, कोई सवाल किसी का? अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी पूछिए। अच्छा सर, कल नेक्स्ट क्लास तो नहीं होगी? नेक्स्ट वीक तो पेपर है। नेक्स्ट वीक पेपर नहीं है भाई, नेक्स्ट वीक में क्लास है। कैंसिल कर दिए दोबारा? नहीं, प्लान ही नहीं हुए, वो तो एक टेंटेटिव था कि शायद हो, लेकिन वो नहीं हुए। आपका एग्जाम जो है वो 23 अगस्त वाले वीकेंड पे होगा। आपने अभी तक शायद अपनी देखी नहीं है, शीट नहीं देखी है, शेयर हो गई है ना? तो आप काशिफ साहब किधर है? आप इसी दुनिया में हैं, कहीं और तो नहीं है? जी जी सर, इसी दुनिया में। तो फिर देख ले जरा उस शीट को, आप ग्रुप पे दोबारा शेयर कर लें दोबारा टैग करें। और कोई और सवाल जी? सर ये लिटरेचर और इंट्रोडक्शन कल तक शेयर कर दें आपके साथ सर? संडे संडे इवनिंग तक आप मुझे भेज दीजिए। राइट सर। और कोई सवाल? अच्छा जी, ठीक हो गया। हम अभी ये हमारा होगा डिफेंस, इसमें आप लोग भी इनवाइटेड है जो कि ऑनलाइन है, इजी अगर उनके लिए है तो सुने। और इसके बाद इफ टाइम परमिट्स तो हम थोड़ा सा कंटेंट आज और कवर करेंगे, और अगर समझते समझे कि टाइम नहीं है तो फिर हम उसको नेक्स्ट वीक में कवर करेंगे। और आपको जो प्रेजेंटेशन का कंटेंट है उसका सैंपल मैं पहले भी एक दफ़ा दिखा चुका हूँ, और वो मैं खैर नैनी के हिसाब को शेयर भी कर लूँगा कि इस तरह का आपने सैंपल जो है वो प्रेजेंटेशन बनानी है। लेट मी, बल्कि मैं अभी जो टाइम है इसमें आपसे सैंपल ज़रा आपको दिखा देता हूँ। अच्छा ज़रा अभी वो देख ले आओ, बाकी कंटेंट तो कवर होता रहेगा। सर ये जो अभी थीसिस डिफेंस होने जा रहा है इसमें एक्सटर्नल सुपरवाइजर्स भी आ रहे हैं सर? जी जी, कंप्लीट इंटरनल एक्सटर्नल अच्छा तीनों लोग होंगे इसके अंदर। अच्छा अच्छा। और सर इसको रिकॉर्ड करना पॉसिबल होगा आपके लिए सर? विल ट्राई। राइट। अच्छा देखिए, मैं अभी आपको सैंपल प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, इसको जरा देख लीजिए सारे लोग, क्योंकि आपने इसको अगले वीक में के लिहाज से तैयार करना है। नेक्स्ट वीक में all the desirous students can appear in this presentation. If you have any problem, you can discuss with me individually and I can give you some margin. But preferably I would say कि करना चाहिए। तो आपकी जो स्लाइड होनी चाहिए सिंप्लीफाइड स्लाइड हो, वाइट ब्लैक के साथ लिखें, वाइट बैकग्राउंड हो, टाइटल, योर नेम एंड सुपरवाइजर, फर्स्ट स्लाइड ये होती है। ठीक है, सीक्वेंस, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंटेशन। रिकॉर्ड हो रहा है वहां देख लीजिएगा आप। ठीक है, आपने आपकी इंट्रोडक्शन की एक स्लाइड होनी चाहिए, नॉट मोर देन वन स्लाइड। लिटरेचर रिव्यू पे आपकी कुछ स्लाइड होनी चाहिए, क्योंकि आपने इंडिविजुअल पेपर्स को भी डिस्कस करना है और उनका एक मैट्रिक्स भी बनाना है। मैं आपसे, आपका इंडिविजुअल प्रॉब्लम है ना, कर लेते हैं। अच्छा जी, गैप एनालिसिस होनी चाहिए आपकी, क्योंकि लिटरेचर रिव्यू के अंदर से गैप्स निकलते हैं। तो एक स्लाइड पे, अच्छा लिटरेचर रिव्यू की 5 एक स्लाइड्स आप डाल सकते हैं, गैप एनालिसिस की एक स्लाइड आती है, फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट की एक स्लाइड आती है, फिर आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स की एक स्लाइड आती है, फिर प्रपोज मेथोडोलॉजी की एक स्लाइड आती है, फिर टाइमलाइंस और रेफरेंसेस की एक एक दो दो स्लाइड्स एज पर योर टेस्ट। अब मैं उनके आपको सिर्फ एक सैंपल दिखा देता हूँ। ये इंट्रोडक्शन की एक स्लाइड है, वन स्लाइड। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू शुरू हो गया, उसकी ब्लॉक डायग्राम है, पेपर की डिटेल है कि पेपर है क्या, उसका रेफरेंस है, पेपर आप टॉप पे भी लिख सकते हैं, फुट नोट पे भी लिख सकते हैं। ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी, क्योंकि इसी को आपने एक्सप्लेन करना है आपने। हाँ मैं वही दिखा रहा हूँ, 1 2 3, यहाँ पे आप 5 पेपर्स करेंगे, इनके अंदर से गैप्स निकल आएंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ जाएगी कि कौन से प्रॉब्लम्स है जो कि आपको निकले नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो गैप्स के अंदर से प्रॉब्लम्स निकलते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को प्रॉब्लम स्टेटमेंट होना चाहिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स नहीं होना चाहिए। रिसर्च क्वेश्चंस आ जाएंगे, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे। मास्टर्स के अंदर 3 से 4 ऑब्जेक्टिव्स काफी होते हैं।
योर प्रपोज मेथडोलॉजी ब्लॉक डायग्राम में कि मैं कैसे करूंगा। यहाँ पे आपका सैम्पलिंग अगर है वो क्या होगा, सैंपल साइज, पॉपुलेशन साइज, डाटा की सोर्स, सिमुलेशन टूल, वो यहाँ पे आपको बताना चाहिए। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है कि डेटाबेस अवेलेबल है नहीं है, खुद बनाना पड़ेगा, कहीं से कॉपी होगा, कहीं से निकलेगा, पॉपुलेशन सैम्पलिंग साइज क्या होगा, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करेंगे, परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स क्या होंगे, टाइमलाइंस फॉलोड बाय योर रेफरेंसेस। ठीक है, दैट्स ऑल। ये जो हमने पेपर सेलेक्ट किए हैं बेहतर सर रेफरेंसेस वही होते हैं ना, और कौन से होते हैं? और नहीं सर, वो फिल्म को किसकी और इतनी कैसे रिलेट होता है ना, वो हैं प्लस और सर जवाब आपके पास है, आपको समझ भी आ गई है। वही होते हैं रेफरेंस जो आप पढ़ के आते हैं, इंडेक्स देते हैं तो बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस बनाते हैं, ये बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस। ये बताइए। लेकिन बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस कहाँ से आते हैं? टेक्स्ट से ही तो आते हैं। तो ये वो सारे रेफरेंस हैं, ये वो 20 रेफरेंस हैं जो कि आपने अपनी प्रपोजल डॉक्यूमेंट में लिखे। ठीक है, और इनमें एक मिनट सुन लीजिए मैं आपकी बात, ये जो रेफरेंस हैं ये उन्हीं के अंदर से, ये उन्हीं का एक पेपर है, 1 2 3 4 5 और 15 और भी है। ठीक है, ओके जी। सो मेरे ख्याल में एक अभी हमारे वो रिसर्च वाले स्टूडेंट्स भी आ गए, तो हम इसको यहाँ पे करते हैं क्लोज, और इंशाल्लाह सी यू। हम अगले सेशन को भी रिकॉर्ड करेंगे और बाकी सेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, जो चीज़ें हमारी रह गई आज हम नहीं करते, बस उसको इतना ही रखते हैं। और अगर कोई चीज़ ऐसी होगी तो मैं वो वीडियो लेक्चर की फॉर्म में शेयर कर लूँगा आपसे। ठीक है, जो कंटेंट मैं समझता हूँ कि जी आज आपको देख लेना चाहिए प्रायर टू द नेक्स्ट क्लास, वो मैं आपसे वीडियो लेक्चर में शेयर कर लूँगा। सो थैंक यू वेरी मच सर। अभी इंशाल्लाह देखते हैं हम थीसिस डिफेंस, और उसको भी हम कोशिश करते हैं कि थोड़ी देर में रिकॉर्ड कर लें। विल स्टार्ट इन से नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स।